हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी साइंस का तीसरा सेट करने वाले हैं। आपको पता है टॉप 20 क्वेश्चन इसमें रहने वाला है। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगा। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आधार पे तैयार किया गया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल क्वेश्चन के आसपास का जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, जितना भी पॉइंट होगा, सबको कवर करते हुए चलेंगे, ताकि एग्जाम हॉल में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे अच्छे से हैंडल कर पाओ। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है, यानी मॉर्निंग स्टार के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? ऑप्शन है मार्स, वीनस, मरकरी, सैटर्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीनस। यहाँ से देखिए कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं, इवनिंग, ठीक है, इवनिंग स्टार किसको बोला जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं हम लोग? इवनिंग स्टार भी वीनस को बोला जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो वो भी आपका वीनस होता है। वीनस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वीनस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह अगर आपसे पूछा जाए, सबसे चमकीला ग्रह, तो वो भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका शुक्र यानी वीनस। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी में कि इसको हॉटेस्ट प्लेनेट क्यों कहा जाता है। अब यहाँ से आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, इस ग्रह पे CO2 का मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और इसी CO2 की मात्रा की वजह से वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ये प्लेनेट काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। किस इफेक्ट के कारण? ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलिए अगला पॉइंट देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर भी नीचे लिखा हुआ है, आप मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? आरबीसी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म आपको बताना है। क्या होता है पूरा नाम आपका? आरबीसी का पूरा नाम होता है आपका रेड ब्लड सेल्स। क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। ये एनटीपीसी में सवाल ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है? जीवन काल 120 दिन का होता है। कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का। अब यहाँ से 2-3 पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहला चीज़, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट रहता है, ठीक है। न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज़ आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण आपका कहाँ होता है, वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। कहाँ होता है? बोन मैरो में। सब कुछ नोट करते हुए चलना, ताकि आपको रिवीजन में काम आ पाए, ठीक है। बोन मैरो का मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा में, ठीक है। निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करती है। किसमें? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट आपके सामने, कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक है? कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक है? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए। अच्छा, विटामिन बी का अगर हम लोग बात करें, तो विटामिन बी का अगर हम लोग बात करेंगे, तो विटामिन बी आपका जरूरी है किसके लिए? बॉडी पोस्चर के लिए। किसके लिए? बॉडी पोस्चर एंड नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, इसके लिए आपका जरूरी है विटामिन बी। दूसरा विटामिन सी देखिए, विटामिन सी किसके लिए जरूरी है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, पहले वो बताइए आप। स्कर्वी, ठीक है। और ये इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। किसके लिए? इम्यूनिटी के लिए। विटामिन ए आपको पता है आई के लिए जरूरी है। और कौन सा रोग होता है? रतौंधी यानी ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, रतौंधी इसी को बोलते हैं हिंदी में। अच्छा, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? एक्सेस ब्लीडिंग। क्या होता है? एक्सेस ब्लीडिंग। आपको पता है विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। तो अगर विटामिन के का कमी हो जाएगा तो एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यही बीमारी होता है एक्सेस ब्लीडिंग। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और हेल्प किस में करता है? थक्का बनाने में, क्लॉटिंग ब्लड, ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इतना सारा फैक्ट आपको यहाँ से ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है, तापमान मापने का यंत्र क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर किससे मापते हैं हम लोग? बैरोमीटर, थर्मामीटर, एमीटर, हाइग्रोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, थर्मामीटर। क्या हो जाएगा? थर्मामीटर। अच्छा, टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? एयर प्रेशर। क्या मापते हैं? एयर प्रेशर यानी वायु दाब मापते हैं, ठीक है। ए मीटर से क्या मापते हैं? ए मीटर से हम लोग मापते हैं करंट। क्या मापते हैं? करंट मापते हैं, करंट। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। क्या मापते हैं? ह्यूमिडिटी। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपके सामने, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह आपको पता है, बिल्कुल इजी सवाल है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मून हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक फैक्ट यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, मून का जो ग्रेविटी होता है, वहाँ पे जो ग्रेविटी है
वो पृथ्वी का 1/6 होता है। कितना होता है? पृथ्वी का 1/6 होता है। कहाँ पे? चंद्रमा पे। और इसी चंद्रमा के ग्रेविटी के कारण ज्वार भाटा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ज्वार भाटा। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं टाइड। क्या बोलते हैं? टाइड्स। ठीक है, टाइड्स का निर्माण कैसे होता है? चंद्रमा के ग्रेविटी के कारण। ठीक है, और चंद्रमा पे ग्रेविटी कितना होता है? पृथ्वी का 1/6। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट आपके सामने, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अंग पूछा गया है। लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, हार्ट, लीवर, स्किन, ब्रेन। कई बच्चे इसमें लीवर टिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा गलत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्किन। क्या होगा? स्किन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा जाए यानी कि सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो आपका स्किन हो जाएगा। स्किन काम कहाँ, मदद कहाँ करता है? हेल्प इन प्रोटेक्शन। किस में मदद करता है? प्रोटेक्शन में। ठीक है, प्रोटेक्शन में मदद करता है। अब देखिए, अगर आपसे यही पूछा जाए कि इंटरनल ऑर्गन, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका लीवर। या फिर अगर पूछा जाए लार्जेस्ट ग्लैंड, क्या पूछा जाए? लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो वो भी आपका हो जाएगा लीवर। इतना फैक्ट आपको ध्यान में रखना। आइए नेक्स्ट देखिए, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? आयरन, गोल्ड, टंगस्टन, सिल्वर। किसका हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन हो जाएगा। इसका लगभग 3422, कितना होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और टंगस्टन का यूज हम लोग करते हैं फिलामेंट में। कहाँ यूज करते हैं? फिलामेंट में। ठीक है, बल्ब के फिलामेंट में। कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होता है, रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा गया, बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? किस धातु का बना होता है? वो होता है आपका टंगस्टन का। और क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, गलनांक जो है, बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से इसका यूज भी किया जाता है उसमें। आइए अगला देखिए। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। क्या ध्यान में रखना है? देखिए, ये जो सिल्वर है ना, सिल्वर सबसे ज़्यादा विद्युत चालक है। सबसे ज़्यादा विद्युत चालक किसका होता है? सिल्वर का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो, केपलर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन। एक फॉर्मूला यहाँ से ध्यान में रखना, F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R²। अब ये क्या होता है? देखिए, ये जो G है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक इसको हम लोग बोलते हैं। और इसका वैल्यू फिक्स है, वो वैल्यू आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, ये वैल्यू आपको ध्यान में रखना है। अब ये M1 M2 क्या है? देखिए, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अच्छा, इसका मास होगा M1, इसका मास M2। ठीक है, और इसके सेंटर के बीच में डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है ना, अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल जो लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दो वस्तु के बीच में जो एक एक्चुअल फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो उस फोर्स को निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ये भी ध्यान में रखना, आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है, शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होता है? कहाँ पे शुरू होता है? स्टोमक, माउथ, इंटेस्टाइन, लीवर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउथ। क्या हो जाएगा? माउथ, यानी मुंह से आपका पाचन का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। आपको पता है मुंह में क्या होता है? सेलिवरी ग्लैंड। क्या पाया जाता है? सेलिवरी ग्लैंड। और यहाँ से क्या रिलीज होता है? सैलिवा। क्या रिलीज होता है? सैलिवा रिलीज होता है, और यहीं से पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस पौधे प्रकाश संश्लेषण में लेते हैं? कौन सी गैस पौधे प्रकाश संश्लेषण में लेते हैं? देखिए, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से पौधा अपना भोजन तैयार करता है। और इस प्रोसेस में कौन सा गैस लिया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो कौन सा गैस लिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान से देखिए, CO2 कहाँ से लेता है? पर्यावरण से, यानी अपने वातावरण से CO2 लेता है। किसके माध्यम से? स्टोमाटा के माध्यम से। पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। छोटा छोटा यानी टाइनी पोर्स जो पाया जाता है पत्ती के ऊपर, उसी को बोलते हैं स्टोमाटा। और ये स्टोमाटा हेल्प करता है गैस एक्सचेंज में। ठीक है, गैस एक्सचेंज में। चलिए, CO2 मिल गया। जल कहाँ से मिलता है? H2O। जल कहाँ से मिलता है? पृथ्वी से, यानी मिट्टी से जल ले जाता है। अच्छा, इस जल को लेके कौन जाता है? कौन सा उत्तक? जाइलम। कौन सा? जाइलम। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार कि जल का परिवहन कौन सा उत्तक करता है? तो जाइलम। कौन सा उत्तक? जाइलम। और फूड का यानी भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम।
फ्लोएम किसका परिवहन करता है? फूड का। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, जाइलम जल और फ्लोएम फूड यानी भोजन, ठीक है। H2O भी मिल गया इसको। अब सनलाइट का जरूरत पड़ता है तो सनलाइट कहाँ से लेता है? सनलाइट सन से, ठीक है, सन से। कौन इसको एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल। कौन? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, अच्छा क्लोरोफिल में भी क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वो इसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ से एक रिएक्शन हो जाता है, मतलब जब इस प्रोसेस को हम लोग रिएक्शन में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? CO2 प्लस H2O, यहाँ से आता है आपका सनलाइट। अब यहाँ से बनता क्या क्या है? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। यहाँ से जो क्वेश्चन एक बनता है, देखिए क्या बनता है। ग्लूकोज तो भोजन के रूप में यूज कर लेता है पौधा, ठीक है, भोजन के रूप में यूज कर लिया और कुछ बचा के भी रखता है फ्यूचर के लिए। अब ये जो ऑक्सीजन बना है यहाँ पे, ऑक्सीजन का यूज कौन करता है? हम लोग करते हैं, जीव जंतु करता है, ठीक है। ऑक्सीजन सांस लेने में यूज करते हैं ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट क्या है? बाय प्रोडक्ट मतलब मेन प्रोडक्ट तो इसका ग्लूकोज हो गया, क्योंकि भोजन बनाने के लिए प्रोसेस हो रहा है और इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस लेता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके सामने विद्युत विभव की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? राइट आंसर वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ओम किसका ऐसा ही मात्रक है? ये बताइए आप। ओम किसका है? रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? प्रतिरोध। इसी का ऐसा ही मात्रक है। एम्पियर किसका ऐसा ही मात्रक है? करंट का। करंट का। कूलम्ब चार्ज का। चार्ज मतलब आवेश, ठीक है, आवेश। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके सामने रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ब्लड प्रेशर। किससे मापते हैं हम लोग? थर्मामीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर, बैरोमीटर, एमीटर। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्फिग्मोमेनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, बीपी तो ये मेजर कर लिया, नॉर्मल बीपी कितना होता है ह्यूमन बॉडी का? 120/80 mmHg। क्या होता है? mmHg। ये आपको ध्यान में रखना है, mmHg यूनिट 120/80, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा एक बात बताइए, थर्मामीटर, थर्मामीटर से टेम्परेचर मापते हैं, बैरोमीटर एयर प्रेशर, एमीटर से करंट। अगला देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड, आयरन, डायमंड, सिल्वर। कौन सा हो जाएगा? डायमंड, ठीक है। डायमंड सबसे कठोर होता है। क्या होता है? कार्बन का ये एलोट्रोप है, ठीक है। कार्बन का एलोट्रोप आपको ध्यान में रखना है। किसका एलोट्रोप है? कार्बन का। कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन का एलोट्रोप है और सबसे कठोर होता है। कार्बन का और भी एलोट्रोप आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। कहाँ पे है? सेरेब्रम, सेरेब्रम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम। अच्छा सेरेबेलम का काम क्या? बैलेंस करना। क्या काम है? बैलेंस करना। ये बैलेंस करता है आपके बॉडी को, ठीक है, बॉडी को ये बैलेंस करता है। मेडुला का क्या काम है? ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है ये मेडुला। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मतलब सांस को, सांस लेना और बाहर छोड़ना जो होता है ना, इस प्रोसेस को ये कंट्रोल करता है। ब्रीथिंग को ये कंट्रोल करता है कौन? मेडुला, ठीक है, मेडुला। सेरेब्रम किसको? बैलेंस करता है आपके बॉडी को। और सेरेब्रम क्या है? सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, सबसे बड़ा भाग है। ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? बताइए, ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? 340 मीटर पर सेकेंड। कितना होता है? 340 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना है। देखिए ध्वनि का चाल सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? मैक्सिमम कहाँ पे होता है? मैक्सिमम स्पीड कहाँ होता है ध्वनि का? कहाँ होता है? सॉलिड में। कहाँ होता है? सॉलिड में, यानी ठोस में, ठीक है। अब ये एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि वैक्यूम जो होता है, वैक्यूम में ट्रेवल ये नहीं कर पाएगा, ट्रेवल नहीं कर पाएगा, ठीक है। वैक्यूम में ध्वनि ट्रेवल नहीं कर पाएगा, ठीक है। 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मैक्सिमम स्पीड कहाँ है? सॉलिड में। और वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाएगा क्योंकि इसको ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल रिसिप्टेंट कहलाता है? यूनिवर्सल रिसिप्टेंट ब्लड ग्रुप कौन सा है? बताइए। ए बी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यूनिवर्सल डोनर ये हो जाएगा आपका, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर।
डोनर, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर ओ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, किस अम्ल को तेल का तेजाब कहा जाता है, यानी ऑयल ऑफ विट्रोल किसको बोलते हैं? H2SO4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, H2SO4। इसी को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, इसको बैटरी में भी यूज किया जाता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं बैटरी एसिड भी, ठीक है, बैटरी एसिड। क्या बोलते हैं? बैटरी एसिड भी इसको बोला जाता है। HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, सूर्य ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है रेलवे के एग्जाम में। देखिए, सूर्य ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? कौन सा प्रक्रिया? कंबसन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑक्सीडेशन। ये दोनों तो होगा ही नहीं, ठीक है, ए और डी खत्म। इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों में, न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर फ्यूजन, ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? फ्यूजन या फिर फ्यूजन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब देखिए, एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स जो है पृथ्वी का, अगर आपसे पूछ ले पृथ्वी का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो वो आपका सन है। और सन में होता क्या है? तो हाइड्रोजन फ्यूज करके हीलियम बनाता है। क्या करता है? ये जो हाइड्रोजन है आपका फ्यूज करके हीलियम का निर्माण करता है, और यही प्रोसेस लगातार वहाँ पे चलते रहता है, और इस प्रोसेस में एक ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? न्यूक्लियर फ्यूजन। आपको ध्यान में रखना है, न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो आपको पता है 206, और अगर बच्चे में पूछ लिया जाए तो लगभग 300 के आसपास होता है। कितना? 300 के आसपास। न्यू बॉर्न बेबी में कितना होता है? 300 के आसपास, ठीक है। कौन सा उपकरण वायु दाब मापता है? अभी मैंने आपको बताया था वायु दाब किससे मापते हैं हम लोग? बैरोमीटर से। किससे मापते हैं? बैरोमीटर, ठीक है, एयर प्रेशर मेजर करता है बैरोमीटर। अब इसमें देखिए, बैरोमीटर में कभी कभी पूछा जाएगा आपसे कौन सा धातु यूज किया जाता है, तो मरकरी। कौन सा? मरकरी यूज किया जाता है। ये पॉइंट पे आपको ध्यान में रखना। थर्मामीटर टेम्परेचर मापते हैं, एमीटर से करंट, वोल्ट मीटर से वोल्टेज, ठीक है। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों में शेयर करना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपका तैयारी बेहतर तरीके से हो पाए। धन्यवाद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।